पौने 2 घंटे बोलने के बाद का नतीजा ये है कि बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2018 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो अभी ही मुझे इसका ख्याल आया, कि कम से कम जम्मू कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में बजट पेश किया है। कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत होगा। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पर भी, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जो ख्याल रखना है तो सबसे पहले ख्याल उनका रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए है। ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है फाइनेंशियली, और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। मैंने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि जम्मू की लैंग्वेज कश्मीरी है। डोगरा कल्चर तो पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। तो अब पता नहीं आप किससे मिले जो मतलब इतना बेखबर है। मैं तो फिलहाल अभी ऐसे किसी से मिला नहीं हूं, लेकिन चलिए, अगर और मतलब इस तरह के लोगों की जो है नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है वो हम कर लेंगे। मैंने खुद बजट के दौरान असेंबली में भी और मुख्तलिफ जो मीटिंगें हुई उसमें कहा है कि जम्मू के टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। हकीकत ये है कि माता वैष्णो देवी के 1 करोड़ से ज्यादा यात्री जो हैं, जो आते हैं, उनमें से बहुत कम
ना होने के बराबर कहीं डाइवर्ट होते हैं। आपने पत्नी टॉप, नथा टॉप, इन इलाकों की बात की, कितने माता वैष्णो देवी के यात्री यहाँ जाते हैं? ना होने के बराबर। पत्नी टॉप में अगर टूरिस्ट जाते हैं तो ज्यादातर जम्मू के ही लोकल जाते हैं यहाँ गर्मी से बचने के लिए। अब इसलिए हमारी कोशिश है कि नए डेस्टिनेशंस यहाँ पे डेवलप हो। मैं फिर वो स्प्रेड के हवाले से बात करता हूँ। हमारी कोशिश है कि जम्मू में 4-5 नए डेस्टिनेशंस ठीक ठाक यहाँ पे एस्टैब्लिश हों, ताकि हम माता वैष्णो देवी, ये ना बना बनाया आपके लिए मार्केट है। जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमें बाकी मुल्क में घूमना पड़ता है। जम्मू की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको सिर्फ माता वैष्णो देवी के यात्री को टैप करना है। 1 करोड़ यात्री में से अगर हम 15% ही टैप कर पाए, वो 15 लाख है। अगर वो 15 लाख, जिस तरह मैं इनसे कह रहा था, जिस तरह हम गिनते हैं, अगर 15 लाख 4 डेस्टिनेशंस में गए, देख लीजिए कितना, दैट बिकम 60 लाख विजिट्स। तो हमारी यही कोशिश है कि माता वैष्णो देवी के यात्री जो हैं, उन्हें अगर हम 10, 15, 20% यहाँ दाएं बाएं नए डेस्टिनेशंस में डाइवर्ट कर पाएं, जम्मू की टूरिज्म इकोनॉमी जो है वो पूरी बदल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। Jammu and Kashmir operates in a deficit, and I made this point very clear in the opening part of my budget speech, where I outlined how much we earn and how much we spend. It is a fact that we are very heavily deficit as far as our fund position is concerned. That said, we do generate some amount of revenue of our own that allows us to focus on some social welfare schemes. And that's how we've been enabled with this budget, which is why I make the point that, look, this budget doesn't achieve everything that we set out to do, but it is a start. And as over the next 5 years our economic position improves, we will tackle all the promises that we've made. नहीं है ना, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो है, और इस पे खुल के जो है कल हाउस में जो डिस्कशन के दौरान बातें हुई, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। असेंबली के अंदर जो बातें हुई वो रिकॉर्ड पे है, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। एंड मुख्य में सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मैं जो कहा कोई निराश है, कौन है? सर दिया सवाल आपका। तो दूसरे सवाल का जवाब पहले, मैंने बजट की तकरीर के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारी फिल्म शूटिंग पॉलिसी जो है उसको और मजबूत किया जाएगा। और जो मैं अपनी तकरीर में कह नहीं सका क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आमतौर पे हमने देखा है कि बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक पूरा फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है साउथ इंडिया में जहां जम्मू कश्मीर को लेके ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि सदर्न फिल्म इंडस्ट्री जो है, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अगर जम्मू कश्मीर आके शूटिंग करना शुरू करे, इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो शूटिंग का यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन वहाँ फिर टूरिस्ट जो हैं, आज भी अगर आप देखें तो हमारे ज्यादातर टूरिस्ट गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य भारत से आते हैं। साउथ इंडिया से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की कम आते हैं। इन फिल्म शूटिंग से हमारी उम्मीद है कि साउथ इंडिया के टूरिस्ट जो हैं उनका रुख जम्मू कश्मीर की तरफ हम डाइवर्ट कर पाएंगे। एक ये। दूसरा, आपने ये कहा कि क्या हम इस बजट सेशन को आगे पीछे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, और इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तजुर्बे के बाद अगले साल अगर मुझे बजट पेश करना होगा, मैं रोजों में पेश नहीं करूंगा ना, मैं बजट का सेशन आगे पीछे कर लूंगा। नहीं तो मैं स्पीकर साहब के सामने हाथ जोड़ के उनको कहूंगा कि 6:30 बजे के बाद सेशन रख के हम शाम को हाउस बिठा देंगे, लेकिन दिन को मैं रोजा रख के बजट इसके बाद पेश नहीं करूंगा। उसके लिए जो है बजट में जिक्र किया है कि उनकी बेहतरी और जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर लेंगे। जहां तक वापस ले जाने वाली बात है, उसका बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब हुई, वो इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था।
जब तक हम उस खतरे को नहीं हटाते, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से वापस जाएंगे। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। For the restoration of statehood, We're working on a time frame, but I don't think it would be appropriate for me to talk about it at this point in time. Needless to say, it is work in progress. That is the answer to the second part of your question. As to the first part of the question, let's be honest. I can always do with more money. No matter how much Government of India gives Jammu and Kashmir, I can always find ways of spending more. But I'm extremely grateful for what we have. So I don't want to in any way sound ungrateful by saying कि ना हमें और मिलना चाहिए था। जितना मिलेगा हम खर्च करेंगे, लेकिन जितना अभी तक मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूं। फिलहाल मर्जर का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं आया है, ना इस पे कोई बात हुई है, और ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि इस पे हमें सोचना भी चाहिए। फिलहाल इस पे कोई ऐसी बात नहीं आई है जिस पे कि हम सोचें कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो है मर्ज करना है। जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम जैसे मैंने बजट स्पीच के दौरान कहा है, हम एक नया जाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाने पर वादाबंद है। उसमें से दो चीज़ों का आपने जिक्र किया, एक श्रीनगर और जम्मू के लिए नए इंटरनेशनल क्वालिटी के स्विमिंग पूल वो कायम किए जाएंगे। और आपने पूछा कि क्या जम्मू वाला जो है टाइम पे कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। सर बजट से मैं वही डिप्टी सीएम साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं खुद खाता नहीं हूं, तो मैं दूसरों को भी शायद ये सबक देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ही कम खाओ। नहीं ना, अब इसमें हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, मिसाल पेश कर सकते हैं। हम अपने आप में एक मिसाल बन के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप मेरी उम्र में 55 साल की उम्र में मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो फिर 20-22 साल के जो लोग हैं उन्हें क्या उनके पास क्या बहाना है? अगर कि मेडिकली वो फिट हैं, वजन वो कम क्यों नहीं रख पाते? तो चीजें हैं, लेकिन मैं कोई बड़ा डंडोरा पीट के लोगों के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक मिसाल कायम करूं जिसको ज्यादातर लोग फॉलो कर पाए तो अच्छी बात होगी। और सबसे पहले तो मैं अपने मिनिस्ट्री साथियों को कहूंगा कि वो मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें, फिर बाकी जम्मू कश्मीर को दौड़वा दूंगा मैं। आगे देखेंगे ना, बजट ही सारा कुछ नहीं है ना, बजट के बाद भी कुछ ऐलानात हो जाते हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। जहां तक एग्रीकल्चरल लैंड, हम भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कम ही इस्तेमाल हो। लैंड यूज कन्वर्जन की जो पाबंदी है वो है, और इतना आसान नहीं है लैंड यूज कन्वर्जन करना, लेकिन अब आबादी भी बढ़ रही है, लोगों को मकान भी बनाने हैं, अपने बच्चों को भी बसाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को बैलेंस करना होगा। कम से कम एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका यूज ट्रांसफर हो, ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। पैसे बच गए, खुशी है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पुलिस पे कंट्रोल नहीं है, उसका गम है। तो अच्छी बात है, दोनों चीजें संभाल लेंगे। ये दोनों चीजें आपकी दुरुस्त हैं और इन दोनों चीजों को हम ठीक करेंगे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बजट में हमने प्रावधान किया है और जवान मंत्री बैठे हैं, काम करने की इनमें वो एक क्षमता है और करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इस साल से ही इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा दिया बेहतर किया जाएगा। दूसरी बात भी आपकी सही है, नेबरिंग स्टेट्स के मुकाबले हम अपने एथलीट्स को जो है रिवॉर्ड उस हिसाब से देते नहीं हैं, इसको एनहांस करने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से कहा हुआ है, कोई एक प्रपोजल लाएं और उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस पर जो जवाब देंगे
वो हमारे जवाब हमने असेंबली में दिया हुआ है। जहां तक रहबरे खेल के जो उनको मिलता है उसको पिछले साल ही डबल किया गया था। अगर इसमें आगे कुछ जाके करना होगा, डिपार्टमेंट की तरफ से जब प्रपोजल आएगा उस पर हम गौर कर लेंगे। सर मैं इसमें असेंबली के सवाल का यहाँ सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। सर ये इम्पोर्टेंट था वो असेंबली जब हमने जो बात कहनी थी वो कह दी। अब इससे आगे जो डिपार्टमेंट को करना होगा, डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी जो है वो तय कर लेगी। मेरी रिक्वेस्ट है चाहता हूँ नहीं, कोई वजीर नहीं, आला इसमें माफी मांगने की बात ही नहीं है ना। वजीर आला बनने के बाद कुछ इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ आईपीएल के मैचेस हों। एक स्टेडियम कठुआ साइड पे प्रपोज किया गया है और बीसीसीआई से बात चल रही है कि ठीक उसी तरह का स्टेडियम कश्मीर में भी बने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ताकि इस तरह के मैचेस जो हैं एक अच्छे पिच और एक अच्छे स्टेडियम में हम ऑर्गेनाइज कर पाएं। ये हमारी कोशिश होगी। और जो पहला सवाल आपका था एम्प्लॉयमेंट को लेके, सारा बजट ही उस पर था। जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने बात की, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने बात की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात की, ये सब जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कोशिश है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन फिलहाल उन पर बात करना जो है प्रेमेच्योर होगा। आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि मौका मिलेगा तो उस पर बात कर लूंगा। सॉरी सर, you'll have to speak a little slowly. I didn't hear you. You're putting more emphasis on. Sir, you are putting more. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. private projects. Actually, in my budget speech, I've said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है वो 27,544 है। जो हमारा 25-26 का बीई है बजटेड, ये है 32,607। तो इसको बढ़ाने की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है। वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट में डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार। मैं अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है
उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी। इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है। एम्प्लॉयज की तादाद कम नहीं हुई है, एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी होगी। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है, कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम का ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो। बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। You had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC daily ridership is more than 20,000. So it's not as if SRTC buses are going empty. And it is our endeavor to augment that fleet and strengthen SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly. I don't expect anything but criticism of the budget from the opposition, because that's why they're called opposition. If they were anything else, they would be in government. I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from Parliament or the Assembly and praised the budget. Therefore, that's not for me any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless. There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country.
I have no hesitation in saying this. I've said this before, I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to J&K. So, that's it? Okay. UNT